स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नीट मामले में एक बड़े अपडेट से शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 जुलाई को पेपर लीक और कदाचार के आधार पर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि लीक प्रणालीगत था, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से गंभीर परिणाम होंगे, जिससे 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा, जिससे आने वाले वर्षों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये स्वीकार करते हुए कि हजारीबाग और पटना के केंद्रों में पेपर लीक हुआ था, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री का अभाव है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा की पवित्रता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 5 मई को स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के प्रवेशों के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश पारित किया। परीक्षा के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। 11 जुलाई को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था। ब्रेकिंग न्यूज में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी, जिसे 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम बंबानी ने फैजान की मां किस्मतुन की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग करी थी। याचिका 2020 में दायर की गई थी। मैं याचिका की अनुमति दे रहा हूं। मैंने जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी है, अदालत ने कहा। यह घटना एक वीडियो से संबंधित है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें फैजान को 4 अन्य लोगों के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटा जा रहा था, जबकि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। मां ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले रखा था और उसे गंभीर स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 फरवरी 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 जुलाई को आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जारी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति संजय करोल ने इसे बरकरार रखा। मतभेद को देखते हुए पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें, ताकि मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन किया जा सके। गौरतलब है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने फैसले को लागू नहीं करने पर सहमति जताई थी। आगे हमारे पास धारा 307 आईपीसी से संबंधित एक खबर है, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब सजा देने वाली अदालत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित नहीं समझती है, तो अधिकतम सजा हत्या के प्रयास का अपराध करने पर दोषी को 10 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में अदालत ने कहा कि अगर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का अपराध करने के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई, तो निचली अदालत 10 साल से अधिक सजा नहीं दे सकती है। धारा 307 हत्या के प्रयास का अपराध करने की सजा का वर्णन करती है, जहां पहले भाग में अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माना की सजा है, वहीं दूसरे भाग में हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास का प्रावधान है।
वर्तमान मामले में आरोपी ने आईपीसी की धारा 307 के दूसरे भाग के तहत 14 साल की कैद की सजा को चुनौती दी थी। सेंथिल बालाजी के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री की ओर से सोमवार 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि 2013 से 2021 तक उनके बैंक खाते में 1.34 करोड़ रुपए की जमा राशि कथित नौकरियों के लिए नकदी घोटाले के लिए नहीं है, बल्कि उनकी कृषि आय के साथ साथ एक विधायक के रूप में उनके वेतन से भी है। विधायक और पूर्व मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नकदी के बदले नौकरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कल इस मामले में दलीलें सुनी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल के पास एक बार में या आंशिक रूप से मुआवजा जारी करने का विवेकाधिकार है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन नियम 2022 का नियम 150A अनुलग्नक 13 के साथ पढ़ा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 168, 169 और 176 के तहत MACT के मुआवजा देने के लिए शक्तियों में हस्तक्षेप करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में एक आपराधिक मामले के सिलसिले में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को यह कहते हुए रिहा करने का आदेश दिया कि वाहन को बेकार रखना किसी के हित में नहीं था, क्योंकि इसने मैजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर के भीतर सार्वजनिक स्थान पर कब्जा किया हुआ था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन टाटा टिपर लॉरी को रिहा करना उचित समझा। नंबर 1, याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। नंबर 2, याचिकाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देना होगा। नंबर 3, याचिकाकर्ता को विचाराधीन वाहन के लिए कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।